हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सिंपल से एंशिएंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सैच, इन्होंने 1854 में कुछ एविडेंस प्रूव किए थे जिसके बेस पर यह पता लगाया गया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके पहले एक्चुअली किसी को पता ही था कि प्लांट्स भी खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और जब उन्होंने बताया कि जो फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए। सबसे पहले कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उसमें लाइट का क्या कॉपरेशन होता है। उस समय भी सबको पता था कि जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए। इसी तरह से 19वीं सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट एक साइंटिस्ट आए T.W. एंगलमैन। इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल प्ले होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रिज्म लिया जिसको उन्होंने सनलाइट के आगे रखा, और जहाँ से हमें पता है कि जो प्रिज्म होता है, हमने 10th क्लास से लेकर और भी तब एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि प्रिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, है ना। कोई कलर हमें व्हाइट क्यों दिखता है, क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने अंदर रखता ही नहीं है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। ब्लैक होता है जो सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। और जो कलर भी रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है वही कलर विजिबल होता है। ओके, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि उन्होंने एक प्रिज्म लिया और उसको सनलाइट के आगे रखा। तो जो सनलाइट की जो रेस थी, उनकी जो रेस थी वो स्पेक्ट्रम में यानी कि वो स्प्लिट कर गई। और हमें ये पता है कि उनका एक जो सिंपल सीक्वेंस होता है लाइट का, वो क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम एज अ विबग्योर यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो सनलाइट को इन्होंने जब स्प्लिट किया उसके सामने इन्होंने एक फिलामेंटस एल्गी ली, और ये फिलामेंटस एल्गी थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लैडोफोरा, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव जो बुक्स है उसमें स्पायरोगैरा का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है कि स्पायरोगैरा सबसे पहले उस समय यूज किया हो गया, लेकिन हमें किया गया होगा, लेकिन हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ही टुक द फिलामेंटस एल्गी दैट इज क्लैडोफोरा को यूज किया था। तो उन्होंने क्या देखा इस चीज में कि यहाँ पर कई सारी चीजें थी जो किसी एक पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ पर जाकर काम कर रहे थे, और वहां पर हमें ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो किस हद तक काम करती है किसी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनता है और क्या क्या उसमें जो लाइट वेव्स होती हैं, वेवलेंथ लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काम करती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने यही सेटअप जो आपके एनसीईआरटी में ये जो ग्राफ है वो गिवन है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो वहां पर जो वेवलेंथ दी गई थी वो वेवलेंथ थी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। और अगर हम इसको नैनोमीटर से भी कंसिडर ना करके अगर हम एंगस्ट्रॉम में कंसिडर करेंगे तो वो वेवलेंथ थी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पर क्या था, जो डिफरेंट जो वेवलेंथ थी वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे कि हम यहाँ पर करें, यहाँ पर वेवलेंथ का एक बोले तो सबसे पहले वायलेट, यहाँ पर वायलेट कलर नहीं दिख रहा है, इंडिगो, देन ब्लू, है ना, और ब्लू के बाद आया अपना ग्रीन, एक मिनट, हाँ, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। ये क्या है, ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया जिससे आपको समझ में आए कि जैसे कि यहाँ पर हमने फिलामेंटस जो एल्गी थी वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी, और यहाँ से सनलाइट की जो वेवलेंथ जो सनलाइट आ रही है वो यहाँ पर आ रही है प्रिज्म के अकॉर्डिंग, और हमने जो ये मीडियम जो प्रोवाइड किया वो मीडियम था हमारा बैक्टीरियल, ऑक्सीजनेटिक बैक्टीरियल मीडियम हमने प्रोवाइड किया, यानी सस्पेंशन था। कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमने इस ग्रीन एल्गी को प्लेस किया था वहां पर हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक सस्पेंशन मीडियम बना दिया जहां पर ज्यादा अमाउंट में एरोबिक
बैक्टीरिया है, यहाँ पे एरोबिक ग्रीन एल्गी है। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या हुआ कि एरोबिक ग्रीन एल्गी का मतलब है कि हमने एक फ्लामेंटियस एल्गी की, और फ्लामेंटियस एल्गी को हमने ऐसी जगह पर रखा जहां पर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया थे। अब इससे होगा क्या, इससे हमें दो चीजें पता चलेंगी। पहला तो जो लाइट है वो कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, और वहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और प्लस ये भी कि वहां पर कौन कौन से पिगमेंट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि जब हमने लाइट को स्प्लिट किया तो जो लाइट थी उसमें जो स्पेक्ट्रम था 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक का, तो वहां पर हमने देखा कि जो ग्राफ मिला कि वहां पर जो भी लाइट थी वो सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हमें दिख रहा था किसमें, एक तो ब्लू जोन में और दूसरा आर जोन में। ब्लू मीन्स सॉरी बी मीन्स ब्लू कलर में और एक आर जोन में, यानी कि जो हमें हाई पीक देखने को मिला किसका, लाइट के एब्जॉर्प्शन का। सबसे ज्यादा लाइट कहां पर एब्जॉर्ब हो रही थी, वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी ब्लू रीजन में और आर रीजन में। तो यानी कि आर स्पेक्ट्रम हम बोल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है, और लाइट की जो स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी वहां पर उतनी उसकी वेवलेंथ भी होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमने वेवलेंथ कितनी प्रोवाइड की उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तो पहला पॉइंट ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी वो लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी ब्लू पोर्शन में और रेड पोर्शन में, और जो ग्रीन जोन था वहां पर लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, वहां पर लाइट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इसी वजह से ग्रीन कलर हमें विजिबल हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो ये लाइट का एब्जॉर्प्शन आया। अब कंडीशन ये होती है कि जो लाइट में उसकी जो वेवलेंथ थी वहां पर भी बहुत फर्क पड़ा, वहां पर भी फर्क कैसे पड़ा इसके बारे में भी हम कंसिडर करते हैं। तो ठीक है, ये तो होगी लाइट के एब्जॉर्प्शन पर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ये भी देखा गया कि जितनी जगह लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी वहां पर हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। इट मींस कि जैसे हमने देखा यहाँ पर हमने कुछ बैक्टीरिया भी प्लेस किए थे, तो ये जो बैक्टीरिया थे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन कहां पर देखने को मिला, हमें देखने को मिला रेड जोन में और ब्लू जोन में। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। आई बात समझ में। तो हमने क्या चीज देखा कि हमें ब्लू जोन पर और रेड जोन पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन मिला, जिसके वजह से वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी। गेटिंग माय पॉइंट। और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा क्या होगा कि वहां की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे हमने जितना प्रिज्म पीछे की तरफ ले जाएंगे स्पेक्ट्रम उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना हम पास में लाते जाएंगे स्पेक्ट्रम लाइट का उतना कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या पता चला कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की, वहां पर उतनी ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि ज्यादा साइज बढ़ेगा तो ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होगी, यानी कि एनर्जी यहाँ पर कम खर्च होगी, क्योंकि एरिया मिल जाएगा तो एनर्जी कम खर्च होगी। तो इसी तरह से जो हमने ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन देखा कि वो कहां पर था, वो भी हमारा ब्लू जोन पर और रेड जोन पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमने ये देखा कि जो भी प्रोसेस होती है उसमें जो प्लांट में पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स का क्या रोल है। जैसे कि जो अभी तक छोटी क्लास तक हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल जो होता है हायर क्लासेस में आकर थोड़ी इनकी कैटेगरीज बढ़ गई। तो क्लोरोफिल 7 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, ABCD, है ना, E, और कुछ सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो 7 टाइप के होते हैं, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग हमने इनको केवल मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं। ठीक है ना। क्लोरोफिल बी कौन से होते हैं, यानी कि ये ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर को एक्सप्रेस करते हैं ना, पिगमेंट्स होते हैं ये, एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं पिगमेंट होते हैं। और बी क्या होता है, क्लोरोफिल जो बी होते हैं वो क्लोरोफिल बी होते हैं येलो ग्रीन। ठीक है, ज़ैंथोफिल होते हैं ये येलोश होते हैं, येलोश पिगमेंट होते हैं। और जो कैटेनॉइड्स होते हैं वो येलो ऑरेंज होते हैं।
ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स का काम एक्चुअली में क्या होता है, इन पिगमेंट्स के बारे में हमें कैसे पता चला। तो हमने एक क्रोमेटोग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट किया। क्रोमेटोग्राफी हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हमने, अब 9th क्लास की बुक देखी है तो उसमें मेंशन है। तो क्रोमेटोग्राफी एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कई सारे पिगमेंट्स को, कलर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्रोमेटोग्राफी के लिए क्रोमेटोग्राफ का एक पेज चाहिए होता है, और हमने जो प्लांट टिश्यूज हैं उसका पेस्ट बना के उस पर थोड़ा सा डाला, और हमने उसको एक इस तरह की मीडियम में रखा जिसमें वाटर ना कैपिलरीज के थ्रू ऊपर चलता चला जाएगा। तो ये जो कलर के जैसे कप के पास में आएगा तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स को सेपरेट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। तो हमें यहाँ पे कलर की पिगमेंट्स पता चले। इस तरह से हमने ये पता लगाया कि पिगमेंट्स कितने तरह के होते हैं, क्या रोल होता है। तो कहने का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होता है, जो एक चीप प्रोड्यूसर की तरह, जो चीप के लाइट को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। जितने भी ऑक्सीडेटिव प्लांट्स हैं, यानी कि जिनमें भी फोटोसिंथेटिक रेट होती है, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन होता है, उन सब में क्लोरोफिल सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलता है। यानी वो मेन पिगमेंट की तरह काम करते हैं, सीधी बात, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, ये ना जितनी भी एनर्जी मिलती है इनको, जितनी भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी भी एनर्जी को ये प्रोड्यूस करते हैं, वो सीधा ले आकर क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो हाई वॉल्यूम पर हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, अच्छी तरह से समझ में आया। तो यहाँ पर अब देखा गया कि जो क्लोरोफिल होते क्या है बेटा, जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रेना में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं, और ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स जो होते हैं सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट को जितना ट्रैप करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं, देखो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जहां पर क्लोरोफिल का जैसे कई जगह कई पोर्शन ऐसे हैं कि जैसे मान लो ये ही पीक पॉइंट है तो यहाँ पर कम पीक बन रहा है ना, यहाँ पर भी पीक पॉइंट में यहाँ पर भी थोड़ा सा पार्ट है। यानी कि जरूरी नहीं है कि अकेला क्लोरोफिल ए ही सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके साथ में सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो भी वो लाइट को अपने तरफ एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सारा का सारा वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जब देखा गया तो ज्यादा जितने भी पिगमेंट्स थे, तो जो भी क्लोरोफिल थे और वो जो भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ट्रैप कर रहे थे, उनका भी पीक पॉइंट कौन सा था, पीक पॉइंट उनका था ब्लू और रेड। ब्लू और रेड, आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल मैनर से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट ग्राफ देखा उसमें हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी कि जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जैसे कि हमने बात की कैरोटेनॉइड हुआ, क्लोरोफिल ए हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, ये सबके सब जितना भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, वो भी ब्लू और रेड जोन में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड है, सेकंड में क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो बेटा ग्राफ है ना वो आपका एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। तो यहाँ पर देखो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस की रेट को हमें कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस की रेट हायर है कि यहाँ पर लोअर साइड में, तो वो हमें पता चला ऑक्सीजन के बेस पर। यानी जहां जहां ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा यानी फोटोसिंथेसिस की रेट हो रही है, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज है। गेटिंग माय पॉइंट, यानी हायर साइड है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है ना। तो जब उसको देखा गया तो वो भी कहा, हमने अभी बताया था, वो भी हमें ब्लू जोन पर और रेड जोन पर ही देखने को मिला। और जब हमने दोनों ग्राफ को एक साथ कंसिडर किया तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों को एक साथ कंसिडर किया। देखो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ना वो हमने क्लोरोफिल ए को बताया है, और जो ब्लैक लाइन है वो उसमें हमने फोटोसिंथेसिस रेट को बताया है। दोनों को जब हमने एक साथ कंसिडर किया तो हमने देखा कि जो भी रिजल्ट फोटोसिंथेसिस के देखने को मिल रहे हैं वो हमें ब्लू स्पेक्ट्रम पे और रेड स्पेक्ट्रम पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और भी है जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है, फिर दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जब साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे हमने जो सस्पेंशन बनाया है ना, जहां पर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रही है यानी कि ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बैक्टीरिया को यहाँ पर प्लेस किया तो वहां पर नील वॉन जो साइंटिस्ट उन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअली में नी के बताए हुए थोड़े से और भी एक्सपेरिमेंट है जो आगे चल के हम उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो जैसे जैसे वो सनलाइट की जो लाइट की वेवलेंथ थी उसके अकॉर्डिंग ये देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर कितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे वो यहाँ पर आए, यानी कि हमें पता है 400 500 यहाँ पर रेड जोन देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था, एब्जॉर्प्शन सॉरी प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी वहां पर। वो क्या थी, उन्होंने देखा कि जैसे ही इनका फोटो सिस्टम काम कर रहा था, तो वो जैसे ही, जैसे 600 है, 600 के जैसे जैसे आगे तक आते जा रहे थे, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती चली जा रही थी। और जैसे ये 680 तक आया, यानी 680 से कम और 680 पर, 680 से कम और 680 पर आया, तो यहाँ पर उन्हें लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो 680 के आगे बढ़े, जैसे ही वो 680 से आगे बढ़े, यानी कि वो जैसे ही सपोज दैट आगे बढ़ के यहाँ पर थोड़े और आगे आए, तो सडनली ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन था वो सडनली सप्रेस कर गया। गेटिंग माय पॉइंट, यानी एकदम से बंद हो गया प्रोडक्शन। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? हमें पता है कि जो ऑक्सीजन की जो रेट है जो हमें ब्लू रेड जोन पर दिख रही है, तो वहां पर अगर हम 680 से 700 तक भी जाएंगे तो ऑक्सीजन का तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने सडनली क्या देखा कि यहाँ पर जैसे 680 को इन्होंने क्रॉस किया उसके लेवल को, तो ऑक्सीजन एकदम ड्रॉप कर गया फॉर्मेशन उसका। और फिर थोड़ा और आगे गए तो देखा 700 पे फिर अचानक से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटो सिस्टम है वो रेड जोन पर भी दो सिस्टम पर, दो जगह पर काम कर रहा है, दो स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। कौन कौन सा? एक तो 680 पर और एक 700 पर। ठीक है, तो जो 680 और 700 जो जोन है, यही ना फोटोसिंथेसिस का फोटो सिस्टम है। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और कि जैसे ये मैं यहाँ पर देखो, जहां पर ये 680 पर काम किया और वैसे ड्रॉप कर गया, और जैसे आगे चला तो 700 पे फिर बढ़ा। तो जैसे इसने ड्रॉप किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रेड ड्रॉप फिनोमेना, यानी कि रेड जोन पर जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो ड्रॉप कर गया, और ये एक प्रोसेस है जिसको हमने बोला रेड ड्रॉप फिनोमेना। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। तो रेड ड्रॉप फिनोमेना वो प्रोसेस होती है जहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन सडनली ड्रॉप कर जाता है और 700 पे जाकर फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वहां पर हम ये दोनों चीजों को याद रखना, 680 और 700, इनको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक आने वाला है, लेकिन ये इतना मजेदार है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बेटा समझ में आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।